कास्ट चाहिए थी उनको। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, हमें पता चला तो हम भी पहुंच गए उनके साथ काम करने के लिए। एक उपन्यास था, बंगला उपन्यास, ताराशंकर बंद्योपाध्याय का गण देवता। तो 67 में उसका मंचन हुआ। उस वक्त हम लोगों ने उनके काम करने के तरीके को देखा। उससे पहले स्कूल कॉलेज में एक प्राध्यापक सामने बैठ जाते थे स्क्रिप्ट लेकर और हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते थे। नाटक तैयार हो जाता था, उसका प्रेजेंटेशन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार दिखाई पड़ा कि उसका एक पद्धति है, संवादों पर बहस हो रही है, इधर से उधर क्यों जाना है। ये सारी मोटिवेशनल फोर्सेस कास्ट के अंदर काम कर रही थी। ज़्यादातर लोग स्कूल के ही पास आउट थे। तो फिर मुझे लगा कि हम लोग बहुत शौकिया स्तर पे कर रहे हैं और शायद कुछ भी नहीं कर रहे नाटक करने के नाम पर, क्योंकि एक शौक है, जुनून है, इसलिए किए जाते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही प्रवेश लिया जाना चाहिए। तो उस वक्त कुल जमा 30 लोग इंटरव्यू देने आए। ये मैं 1969 की बात कर रहा हूँ। तब 10 साल हुए थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को। रविंद्र भवन की तीसरी मंजिल पर था और उसका नाम भी शायद बहुत कम लोग जानते थे। 30 लोगों में से 11 लोगों का चुनाव हो गया और उसमें भी 6 लोग पहले साल के बाद छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको लगा ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि यहाँ एक्टिंग सीखने के लिए आना है, पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो हम लोग यूनिवर्सिटी में करते रहे हैं, नोट्स बनाओ और ये करो वो करो। लेकिन जब यहाँ आकर भी उसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, तब ज़्यादातर लोगों को धक्का लगता है, अरे अभिनय सीखने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो बहरहाल 3 साल हम लोगों ने पढ़ाई किया। हमारा विषय निर्देशन था। अब 1972 में जब पास होकर बाहर निकलते हैं, तब सवाल उठता है कि अब आगे क्या हो। उस वक्त ना तो दूरदर्शन था, ना फिल्में थी, ना थिएटर वर्कशॉप्स थे, ना ओटीटी था और ना ये था ना वो था। कोई नौकरियां भी नहीं थी थिएटर में, सिवाय कुछ विश्वविद्यालयों में रंगमंचीय विभाग शुरू हो चुके थे। तो फिर लगा कि अब क्या करना है। तो मैंने उसी वक्त रेणु की कहानी है तीसरी कसम, जिसमें वो 3 कस्में खाता है। हीरामन नाम का जो उसका मुख्य पात्र है। तो मैंने भी 3 कस्में खाई कि जब रंगमंच में पूरी तरह से प्रशिक्षण लिया है तो अब आगे इसी में काम करना है। कैसे काम करना है? पहली कसम खाई कि कोई नौकरी नहीं पकड़ना है जो बांध दिया। दूसरी कसम खाई अपनी इच्छा का काम करना है। ये नहीं कि कभी किसी ने मेकअप के लिए बुला लिया, पैसे मिल रहे हैं तो चलो मेकअप कर लो, या कुछ और इस तरह के जो भी काम है, ये नहीं। निर्देशन में स्पेशलाइज किया है तो निर्देशन का काम ही करना है। एक निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बननी चाहिए। और तीसरी कसम ये कि खुद से जाकर कभी किसी से काम नहीं मांगना है। काम करते रहिए, वो अपने आप आएगा काम। और 16 साल तक ये तीनों कस्में बहुत अच्छी तरह से निभी। काम भी मिलता गया, अपनी इच्छा का भी काम करते रहे और नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब नौकरी करनी शुरू भी की
तो मुझे खुशी है कि मुझे आमंत्रण मिला कि आप ज्वाइन कर लीजिए, पहले एडहॉक पर आ जाइए और फिर जब भी कोई रेगुलर होगा उसको हम उस तरह से रेगुलराइज कर लेंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर बुलाया जा रहा है तो जाने में कोई हर्ज नहीं, और अपनी ही इच्छा का काम है। रंगमंच की ट्रेनिंग लिया है, रंगमंच की ही पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। तो इस तरह से मैंने 79 में या उससे पहले 78 से 1 साल पूरा भारतेंदु नाट्य अकादमी में मैंने पढ़ाई किया। वहाँ मैं 1 महीने के लिए पढ़ाने के लिए गया था, लेकिन मैंने इतना खराब पढ़ाया कि उनको लगा कि ये आदमी यहाँ हमेशा के लिए रह जाए। तो वो पूरा साल उन्होंने मुझे रोक दिया कि हम चाहते हैं कि ऐसे ही खराब पढ़ाने वाले आए ताकि हमारे स्टूडेंट्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो मैंने वो मूल मंत्र सीख लिया। उसकी रेपुटेशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच गई कि एक ऐसा आदमी है जो खराब पढ़ाकर भी अच्छा पढ़ा रहा है। तो ऐसा लोगों को बुलाओ, बजाय इसके कि वो लोग जो कहते हैं हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता विद्यार्थियों के। तो फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सहयोग हुआ कि हमारी एक स्टाफ मेंबर जो हमारी भी टीचर थी, वो 2 साल की स्टडी लीव पर चली गई। तो स्टाफ मीटिंग में सवाल हुआ कि अब कौन पढ़ाएगा। तो कारण जी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा क्यों, कौन पढ़ाएगा, अंकुर पढ़ाएगा, अभी उसको बुलाते हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गया और फिर वो आगे कंटिन्यू करता गया। और मुझे खुशी है कि मैं क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाने के लिए आया था। उसके बाद ऐसा सहयोग बनता गया, मैंने यहाँ इंडिपेंडेंटली 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाने आए, फिर हमारी मॉडर्न इंडियन ड्रामा की हमारी ही बैचमेट थी, वो लंबी छुट्टी पर चली गई। निर्देशक भी बदल गए थे, रतन सीएम निर्देशक होकर गए। तो उन्होंने कहा अंकुर मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाना है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो वो भी शुरू हो गया। 2-3 साल तक मैंने लगातार मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाया। फिर थिएटर आर्किटेक्चर के जो टीचर थे वो रिटायर हो गए, HP शर्मा। अब वो कौन पढ़ाएगा। तो कीर्ति जैन निर्देशक हो गई। उन्होंने कहा थिएटर आर्किटेक्चर पढ़ाओगे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, वो तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। तो तीसरा मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लगातार वो मैंने 15-16 साल तक पढ़ाया। फिर शाह जी, BM शाह डायरेक्शन पढ़ाते थे। अब उन्होंने कहा मैं भी छुट्टी पे जाऊंगा, 2 साल मुझे भी छुट्टी का अधिकार है। तो वो छुट्टी पर चले गए। तो अब डायरेक्शन कौन पढ़ाएगा। फिर मेरी पुकार हुई तो मुझे बहुत मजा आने लगा। मैंने कहा डायरेक्शन तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता था। तो डायरेक्शन शामिल हो गया। अब रॉबिन दास सीनिक डिजाइन पढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छे टीचर हैं। सीनिक डिजाइन का प्रैक्टिस पक्ष वो पढ़ाते हैं। फिर वो मुझे अपनी क्लासों में शामिल करने लगे। अंकुर जी आप इसका इतिहास पढ़ाएंगे, सीनिक डिजाइन की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। और वो अक्सर अपनी प्रोडक्शंस में भी मुझे व्याख्यान देने के लिए बुलाते हैं। तो सीनिक डिजाइन भी आ गया। अब एक बार फिर क्राइसिस आ गया। वॉइस एंड स्पीच का कोई रेगुलर टीचर कभी नहीं था और कोई था नहीं, बजाज साहब निर्देशक थे। तो अब क्या होगा। फिर दिखाई पड़ा एक आदमी है, मैन फॉर ऑल सीजन्स। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने भी एक पूरी टर्म वॉइस एंड स्पीच, 2000 का बैच है जिसमें संजय श्रीवास्तव और आसिफ जो अभी MID पढ़ा रहे थे, और जो भी सारे लोग रहे होंगे, 20 लोग होते थे। तो इस तरह से ये 7 विषय स्वतंत्र रूप से पढ़ाने का अनुभव हुआ।
तो बहरहाल सवाल, ये थोड़ी बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी थी। अब इसके साथ समानांतर सवाल, कहानियाँ कहाँ से आ गई? तो फ्रीलांसिंग जब शुरू में कर रहे थे 1972 से 73 में, यही मंडी हाउस का एरिया था और यही बिल्डिंग थी। हमारे काम का कोई बैरिकेड नहीं थे। बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। मतलब अपनी ही प्रस्तुति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये ना किया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बहरहाल फिर एक गोल्डन चांस मिला, 1 साल के लिए रेपेट्री की मेंबरशिप का आमंत्रण मिला 74-75 में। तब मैंने वहाँ निर्मल वर्मा की 3 कहानियाँ 3 एकांत नाम से अपनी पहली प्रस्तुति की 1 मई 1975। ये संयोग है कि जिस साल में हम सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं उसमें 50वें साल की शुरुआत हो गई है। कहानी का रंगमंच ये 50वां साल शुरू हो रहा है, 1 मई से शुरू हो जाएगा और 24 है तो 1 जनवरी से ही शुरू हो गया। जैसे 75 साल आज़ादी का चल रहा है मोदी जी का, तो उसी तरह से देवेंद्र अजंपुर का 50वां साल कहानी का रंगमंच का शुरू हुआ, तो बराबर पैरेलल चल रहा है। तो ये खोज थी। फिर उसके बाद पहली प्रस्तुति के बाद तो कोई अंत नहीं है। मुझे दुनिया की हर भाषा में कहानियां करने का मौका मिला है। वहां जाकर उनके अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला है। हिंदुस्तान की भी हर भाषा में, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयालम हो, पंजाबी हो, कुमाऊनी हो, लगातार। और मज़ेदार अनुभव हुए। उन्होंने कहा हमने सर फर्स्ट थिएटर सुना है, सेकंड थिएटर सुना है, थर्ड थिएटर तक हमने सुना है। अब आप इसको कहते हैं कहानी का रंगमंच, हम इसको कहेंगे फोर्थ थिएटर है ये। मैंने कहा जो मर्जी कहो, लेकिन आपको कोई नया अनुभव मिलता है कि नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलता है, क्योंकि यहाँ हम कभी भी शुरू से लेकर आखिर तक चरित्र नहीं है। कभी हम चरित्र हो जाते हैं, कभी हम कमेंटेटर हो जाते हैं, कभी हम नरेटर हो जाते हैं, कभी हम ऑब्जर्वर हो जाते हैं। तो इतने लेवल पर एक अभिनेता को खेलने का मौका मिलता है और कोई बना बनाया स्वरूप नहीं है कि यथार्थवादी अभिनय में हम तुरंत एक फ्रेम में घुस जाते हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग करना है। क्लासिकल फ्रेम में तो हमें क्लासिकल एक्टिंग की खोज करने लगते हैं, मुद्राओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और ये जो रियलिज्म नहीं है उसको छोड़ते हुए। पारसी नाटक में बढ़ा चढ़ाकर एग्जेजरेटेड मेलोड्रामेटिक, तो वो पारसी नाटक है। लेकिन यहाँ कोई कुछ तय नहीं है और एक ही कहानी। हमने ऐसे निर्देशकों को देखा है, वो जिंदगी में एक प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर वो सारी जिंदगी उस प्रोडक्शन को वैसे का वैसा अलग अलग अभिनेताओं के साथ करते रहते हैं। लेकिन मैं एक कहानी को 10 जगह कर रहा हूं, लेकिन वो हर बार बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अभिनेताओं के बदलते ही उसका स्वरूप तुरंत बदल जाता है। लोगों को ये एक अनुभव है अभिनेताओं के लिए। दर्शकों को खैर उस यात्रा का कभी पता नहीं चलता, लेकिन मैं जब कहानी की प्रस्तुति खत्म होती है तो उनको बता देता हूं कि देखिए 2 तरह के निर्देशक होते हैं। एक निर्देशक अभिनेताओं के साथ जम के काम करता है, उनको कभी नहीं छोड़ता। जो वो चाहता है वो उसके अभिनेताओं को करना पड़ेगा। हर चीज पूरी तरह से वो निश्चित करता है, गलत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ए क्लासिकल मेथड। वो पहले से पूरा फिक्स करके आता है। एक फिल्म की तरह से वो एक प्रस्तुति को कागज पर शूट करके अपने सामने रखता है
और रिहर्सल के दौरान वो अभिनेताओं से बिल्कुल वैसे का वैसा करने को कहता है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, निर्देशक कुछ भी तय करके नहीं आता और एक सिचुएशन है, उसमें अभिनेताओं को छोड़ देता है कि मुझे ये चाहिए, अब आप मुझे तैयार करके दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी इमेजिनेशन कहां तक पहुंचती है। मैं पूरी तरह से इस मेथड में बिलीव करता हूं। तो जो पहला निर्देशक है वो 40 दिन का रिहर्सल है अगर, या 1 महीने का रिहर्सल है, तो हर दिन रिहर्सल में मौजूद रहेगा। मैं ऐसे निर्देशक के रूप में जाना जाता हूं जो कभी रिहर्सल में नहीं आता, फिर भी उसका काम होता है और शायद बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने खुला मैदान है, असीम संभावनाएं हैं। तो उनको 5 दिन देता हूं कि आपके मन में जो आता है आप करके लाइए। तो वो बहुत जुटे रहते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कहानी के मंचन का पहला ड्राफ्ट। कहानियां पढ़ते हैं और एक कहानी नहीं पढ़ते। आपको आश्चर्य होगा, जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 15 साल तक मैंने कहानी का रंगमंच किया, तो 100 कहानियां मैं उनके पास लेकर जाता था और हम लोग एक हफ्ते में वो 100 कहानियां पूरी पढ़ के खत्म करते थे। फिर उसमें से चुनाव करते थे, कभी 10 कहानियों का चुनाव, कभी 5 कहानियों का चुनाव, कभी 4 का या 7 का या 6 का, और ग्रुप बढ़ जाते थे। 20 लोगों की क्लास है तो उसमें कम से कम 5 ग्रुप बनेंगे, 2 इवनिंग तैयार हो जाएंगी। और ग्रुप में कैसे बनेंगे? लॉटरी से निर्णय होगा कौन कौन से ग्रुप में जाएगा। मेरे लिए सब अभिनेता बराबर होते हैं प्रस्तुति प्रक्रिया में। मैंने कभी रोल के हिसाब से वो अभिनेता चाहिए या उसके हिसाब से वो चाहिए, इस प्रक्रिया में से मैं कभी नहीं गुजरा हूँ। पर्चियां बटेगी, 3 ग्रुप हैं तो 3 नंबर की 5 पर्चियां, 2 नंबर की 5 पर्चियां, 1 नंबर की लॉटरी पड़ेगी। जिसके नंबर पास 1 गया या 2 गया या 3 गया तो ये ग्रुप बन गए। कहानियां भी पर्ची से ही मिलेंगी। सब ने उनको पसंद किया है, लेकिन सबके हाथ में वो लॉटरी से नहीं पहुंचे। तो अब लॉटरी आ गई। फिर उनको 5-5 दिन दिए जाते कि आपके मन में क्या आता है वो आप बनाकर लाइए। लेकिन जैसा कि इरफान साहब ने कहा, यहाँ से वो 3 शर्तें शामिल होती हैं। पहला, कहानी रहेगी, उसको नाटक नहीं बनाना है। अभिनेता बहुत आसान रास्ते ढूंढता है। जैसे वो हो अगर कहानी में है तो वो उसको मैं करके सब कूड़ा कबाड़ा कर देता है। वो नाटक बना लिया उसने। अगर चरित्र वो में है, कहानीकार ने वो लिखा है, वो कहता है, तो वो उसने कर दिया मैं कहता हूँ। तो मैंने कहा नो, चाहे वो 3rd पर्सन में है, चाहे वो 1st पर्सन में है, जैसे लिखी है हमें उसी को संवाद मानना है। वही हमारे लिए पूरा संवाद है। नंबर 2, फिर एक आसान रास्ता हम ढूंढते हैं कि जितने नरेशन हैं, कि अब ये आदमी चाहता है कि कहानी का एक एक शब्द कायम रहे, तो जाहिर है उसमें कई पार्ट नैरेटिव हैं। वो कमरे के अंदर गया, चारपाई पर लेट गया, पढ़ने की कोशिश करने लगा। अब इसको उन्होंने सूत्रधार को बांटने की उनमें इच्छा रहती है। एक आदमी को लाइट के स्पॉट में खड़ा कर दीजिए और वो पोर्शन पढ़ता रहेगा और हम लोग कैरेक्टर पकड़ लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर खेलने की आदत है। ट्रेनिंग हमको ये सिखा देती है, चरित्र में रहना है और उसके हिसाब से ही चलना है। तो वो जो अच्छे एक्टर होते हैं ग्रुप में,
या जो चालाक एक्टर होते हैं वो उसको महिमा मंडित कर देते हैं, तुम सूत्रधार हो, तुम्हारे ऊपर ही पूरा दारोमदार है, देखो हमने सारा तुम्हें दे दिया, हमको संवाद दे दो, बस हम खेलेंगे। तो इस तरह से वो कहानी का रूपांतरण कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ ये भी नहीं होना है। और तीसरा, खाली मंच पर होना है। फिर वो सवाल करते हैं कि खाली मंच क्यों? मैंने कहा हम नाटक कर ही नहीं रहे हैं, हम एक ऐसी विधा कर रहे हैं जो कभी सुनी जाती थी। आज छापा खाना आया तो वो पढ़ी जाने लगी और आज वो देखी जा रही है। तो कहानी रहेगी तभी रहेगी जब मंच के ऊपर आप जीवंत अभिनेताओं की टीम ही दर्शकों को शब्दों के रूप में दिखाई देगी। वही दृश्य बनते हुए, वही ग्रुपिंग्स में जाते हुए, उसमें कोई एंटी एग्जिट भी नहीं होता। एक बार सब लोग मंच पर आते हैं तो वो आखिर तक मंच पर रहते हैं। बिगनिंग इस तरह से है कि आप एक टीम ऑफ नरेटर्स हमारे सामने आ रही है, शायद वो कहानी सुनाना शुरू करेगी, पता नहीं सुनाते सुनाते वो कब उसको दिखाने लगते हैं, और इस तरह से ये अंत तक कहानी पहुंचती है। फिर वेशभूषा को भी हम लोगों ने बहुत दूर तक छोड़ दिया है। नाटक में हम चरित्र के हिसाब से वेशभूषा में जाते हैं, यहाँ जब चरित्र है ही नहीं तो एक न्यूट्रल कॉस्ट्यूम लेके चलते हैं, वो अभिनेता लोग खुद तय करते हैं। तो यहाँ पर भी है। फिर हम लोगों ने संगीत को भी छोड़ दिया है कि कोई रिकॉर्डिंग संगीत में नहीं जाना है। ये सब चीज़ें हमें नाटक ने दी है। अगर संगीत होना भी है तो कहानी के शब्दों के अंदर से उभर कर आना चाहिए। उसमें लगता है संगीत है, पॉज है, मौन है, साइलेंसेस हैं, ये सारा कुछ हमारे अपने शब्दों के अंदर से उभर कर आना चाहिए। और इफ एट ऑल आपको लगता है उसमें संगीत होना चाहिए तो वो आपकी लाइव संगीत, तालियां अपने आप में संगीत बन सकती हैं, हमिंग अपने आप में संगीत हो सकता है, पैरों की छटपट, थप 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 थप, वो भी संगीत में कन्वर्ट हो सकती है, बारिश एक तरह का म्यूजिक पैदा हो सकता है। तो उसके लिए फिर रिकॉर्डिंग में क्यों जाना? ट्रेनिंग एक्टर्स जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके साथ बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो एक निश्चित मेथड में से गुजरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने आप को मुक्त कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी मजा आने लगता है। और फिर हम लोग बाहर काम करते हुए एक मेथड अप्लाई करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन पर कोई खर्च नहीं हो रहा। इसका कारण ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि उल्टा है। जितने पैसे हमारे पास हैं उतने मुझे नहीं लगता कोई थिएटर करने वालों के पास उन्होंने देखे भी होंगे। लेकिन मजा ये है कि आपके सामने 100 चीजें पड़ी हैं, तो आप उसमें से कितने कम में अपनी क्रिएशन कर सकते हो। चैलेंज ये है, 100 चीजें पड़ी हैं, मैं 100 की 100 इस्तेमाल कर लूं, तो वो तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कभी कोई बजट इस्तेमाल नहीं किया। जब मेरे प्रस्तुतियों का प्रोडक्शन होता था, हमारी टेक्निकल टीम या हमारे वर्कशॉप के लोग या हमारे कारपेंट्री के लोग सिर पकड़ कर बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए कुछ मतलब जिसे कहते हैं नेपथ्य का कुछ बचा ही नहीं, जो जिसमें उनका कुछ मतलब वो हो सके, क्योंकि कोई खर्चा नहीं होना। स्टूडेंट्स खुश होते थे कि जाओ कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में ढूंढो, कोई खर्चा नहीं होना है। तो चलिए, अब बाहर उसका दूसरा असर पड़ा, तो हम बाहर क्या मेथड अप्लाई करते हैं कि जितना पैसा आएगा
किसी शो को करने जाएंगे, उससे जितनी इनकम आएगी वो सारे ग्रुप्स के मेंबर्स, जिसमें अभिनेता भी शामिल हैं, जिसमें लाइटिंग करने वाला भी शामिल है, जिसमें संगीत करने वाला भी शामिल है, जिसमें स्टेज मैनेजर भी शामिल है, जितने लोग हैं उन सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्टर लीडर है तो उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर म्यूजिक करने वाला, फिर लाइटिंग करने वाला, एक्टर को तो मिलेगा ही नहीं। तुम्हारे लिए क्या कम है, तुम्हें मंच पर खड़ा कर दिया, ऐसा कहते हैं लोग बाहर। अरे ये क्या कम है कि तुमको मंच पर ले आए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। अब उसका नतीजा क्या हुआ? अब कभी कभी मैं मजाक में भी कहता हूँ, 30 प्रोडक्शन में मैं चाहता हूँ कि अच्छे से ज़रा भव्य सेट का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे से कॉस्ट्यूम बनाए जाएं, तो अभिनेता लोग पहले से मतलब मुझे नहीं नहीं सर कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जितने पैसे इनमें खर्च हो जाएंगे वो हमारे पारिश्रमिक में से कम हो जाएंगे। अब वो लोग खुद तैयार हैं कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा एक रास्ता बिना नुक्कड़ नाटक किए हुए, क्योंकि ये नुक्कड़ नाटक नहीं है, साहित्य को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो साहित्य जो बहुत गहरा है अपने अनुभव में और सूक्ष्मताओं की तरफ लेकर जाता है, अगर वो कम से कम साधनों में हो सकता है। हम मजाक मजाक में कहते हैं, एक ज़माने में 94 के आसपास या उससे भी आगे पीछे हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी, और वो सबसे बड़ी मतलब उस वक्त की कमाई करने वाली थी। हमने कहा हमने उस फिल्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है अपनी प्रस्तुति में। तो लोग हैरान कर जाते थे कैसे कमाया। हमारी प्रस्तुति है तो वो एक ही साथ आते हैं, एक ही खाने में दोनों खाना खा लेते हैं, एक चाय में दोनों पी लेते हैं। तो हमारा खर्चा क्या हुआ? जो चाय का खर्चा